नमस्कार, 11 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। अब सीट शेयरिंग की सियासत। दरअसल सीट शेयरिंग को लेकर हमेशा से कयासों का बाजार गर्म रहा है। 2019 के चुनावों की बात करें तो भाजपा और आजसू को सबसे बड़ा नुकसान 2019 में उठाना पड़ा, क्योंकि चुनाव अलग अलग लड़े। अगर वोटों के परसेंटेज को देखें, वोटों के आंकड़ों को देखें तो भाजपा और आजसू के पास वोट ज्यादा थे, लेकिन चुनाव अलग अलग लड़ने के कारण सीट गंवाते चले गए और अंतिम में हाशिए पर चढ़ गई सत्ता। कहीं ना कहीं सत्ता गंवा दिया बीजेपी और आजसू दोनों ने मिलकर। इस बार इस इंतजाम को पुख्ता किया जा चुका है और इस इंतजाम को पुख्ता करने में सरयू राय की भी महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है। सरयू राय जदयू में शामिल हो गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम 2 अक्टूबर को आहूत हो रहा है, जो जानकारियां छनकर सामने आ रही हैं, एनडीए का पूरा कुनबा एक मंच पर एक साथ दिखेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस और जेएमएम की बात करें, निश्चित तौर पर कई सीटों पर कांग्रेस और जेएमएम के बीच पूरी तरीके से सहमति है, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जिनमें रार अभी बाकी है, जिनको लेकर अभी पूरी तरीके से तैयार या मुकम्मल नहीं कहा जा सकता कि ये सीटें पूरी तरीके से तैयार है। केवल रांची विधानसभा की ही बात कर लेंगे तो वहीं पर आकर मामले में पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना यह होगा, दिलचस्प हो जाएगा कि क्या कुछ होता है। पहले आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं, फिर चर्चा करेंगे अपने अतिथियों के साथ। विधानसभा चुनाव में फ्रंट फुट पर खेल रही बीजेपी। सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए एकजुट। बीजेपी, आजसू, जदयू मिलकर लड़ेंगे चुनाव। नवरात्र में सीट शेयरिंग की औपचारिक घोषणा। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर कोई चर्चा अभी तक नहीं हुई है, जो जानकारियां मिल रही हैं। इंडिया गठबंधन के नेताओं की औपचारिक बैठक भी नहीं हुई है। गठबंधन की सहयोगी पार्टियां अपना अपना राग अलाप रही। आरजेडी 21 सीटों पर ठोक रहा दावा। कांग्रेस 33 सीटों की मांग कर रहा है और जेएमएम का दावा, जो जहां से मजबूत वहां से वही लड़ेगा चुनाव। जो बातें छनकर आई हैं सामने, तैयारियां हर दल की अपनी अपनी होती है। कांग्रेस की भी अपनी तैयारी है, जेएमएम की भी अपनी तैयारी है, लेकिन बीजेपी फ्रंट फुट में खेलती हुई, एनडीए फ्रंट फुट में खेलती हुई दिख रही है। शायद पूर्व की गलतियों को दोहराना नहीं चाहती, एक बड़ा कारण यह भी हो सकता है। रुक करते हैं अपने अतिथियों का, स्वागत करते हैं। बीजेपी से मंजुलता जी हमारे साथ है। मंजू जी, स्वागत है आपका। आजसू से ज्ञान सिन्हा साहब हमारे साथ है। ज्ञान जी, स्वागत है आपका। कांग्रेस से राजेश सिन्हा, सन्नी साहब हमारे साथ है। सन्नी जी, स्वागत है आपका। और जेएमएम से अरविंदर सिंह देओल, उस बटर सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बटर जी, स्वागत है आपका। बात झारखंड की राजनीति की होगी तो सत्ता के गलियारे में सबसे पहले झांकेंगे, जेएमएम से ही पूछेंगे। बटर साहब, क्या लगता है, ये जो कहावत है कि जो जहां से मजबूत वो वहीं से चुनाव लड़ेगा, तो फिर चमरालिंडा साहब और लोविन हेम्ब्रम साहब क्यों लड़ जाते हैं जहां से कांग्रेस लड़ता है? देखिए, जो आइडियोलॉजी है कि जहां से जो मजबूत है, तो मुझे लगता है कि इससे बढ़िया अप्रोच पॉलिटिक्स में नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं। देखिए, इलेक्शन लड़ने का मन सबको होता है। जिसने काम किया है उस क्षेत्र में, सबको लालसा होती है कि मुझे टिकट मिल जाए, मैं इलेक्शन लड़ूं। बट हमें इस समय एक जो एक कॉमन एजेंडा लेके चल रहे हैं कि बीजेपी और एनडीए को जो हमको इस झारखंड से दूर रखना है, तो उसके लिए मुझे लगता है कि द राइट चॉइसेस जो जहां जहां से मजबूत है, ऑब्वियसली, क्योंकि विनेबिलिटी नहीं देखेंगे खाली नाम चेहरे पे और किसी की चाहत पे। हमने पुराने हिस्टोरिकली भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स ने टिकट ले लिया, बट उनकी जमानत भी जब्त हो गई और वो कहीं भी इफेक्ट और इम्पैक्ट छोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। तो ये जो एक है, एक ये सेफेस्ट अप्रोच है, मैं बताता हूँ। और सीट शेयरिंग की जहां तक बात है कि हम लोग, हर बार होती है कि आप जल्दी, बीजेपी ने तो अपना पत्ता खोल दिया, आधा पत्ता खोल दिया, आगे आगे उनका ये डोमेन है, मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहता। बट हमारी भी कुछ रणनीति है, क्योंकि हमने देखा है कि जनरली लास्ट में डिक्लेयर करने के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। हम दोनों के लिए तैयार है। फायदे में आपको गिना देता हूं क्या कि विपक्षियों की रणनीति हमें पता चल जाती है, किसको उन्होंने फील्ड किया है, उसके अगेंस्ट कौन सा कैंडिडेट अच्छा रहेगा, उसका कैसे मुकाबला किया जा सकता है।
और जनरली अब हमने ऑल ओवर इंडिया के सिनेरियो में देखा कि बहुत बार क्या होता है कि मैं खाली अपनी पार्टी या अपनी कोलिशन की बात नहीं कर रहा हूँ कि बहुत सारे असंतुष्ट हो जाते हैं जिनको टिकट नहीं मिलता है। वो फिर पार्टी के अगेंस्ट काम करने लगते हैं या पार्टी छोड़ के जाने में लगते हैं। उससे बहुत बचाव है कि लास्ट मोमेंट में डिक्लेयर करने का। और राजनीति दिन ब दिन बदलती है, वेरी डायनेमिक, स्टैटिक नहीं है, हर रोज कुछ ना कुछ होता है उसको। तो लास्ट आए देर आए दुरुस्त आए, मतलब हम सब कुछ को अपने संजो के जो एक फाइनल कैंडिडेट आता है उसके लिए बहुत अच्छा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि विपक्ष को हम सोचने पे मजबूर रखते हैं, असमंजस में रखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो वो जो उनको टेंशन बढ़ाने का बात है ना, तो उससे काफी कुछ फायदा मिलता है। और भी अगर बहुत सारी बातें आप अगर बोले तो मैं कंटिन्यू करूं या फिर अच्छा, दूसरे आता हूं पैनल। सेकंड राउंड में आता हूं, आप कंटिन्यू कीजिएगा। एक बार मंजू लता जी का रुख करता हूं। भट्ट साहब कह रहे हैं कि हम भाजपा को, एनडीए को भ्रम में रखने में कामयाब रहते हैं। आप लोग भ्रम में रहते हैं कि क्या करने वाले हैं जेएमएम वाले और कांग्रेस वाले। भट्ट जी कृपया फोन का इस्तेमाल ना करें सर, आप सभी से आग्रह होगा। क्या यह सच है मंजुलता जी कि भाजपा, आजसू, अब तो जदयू भी शामिल, जदयू, आप सब लोग भ्रम में रह जाते हैं कि क्या करने वाला है आईएनडीआईए गठबंधन, और यही कारण है 2019 के विधानसभा चुनावों में आपकी सीटें घटी और 2024 के लोकसभा चुनावों में भी थोड़ा बहुत नुकसान उठाना पड़ा आप लोगों को? जी, जेएमएम और कांग्रेस जो बोल रही है, ये आरोप लगा रही है कि भ्रम में रहती है। मैं तो कहना चाहूंगी कि भ्रम में जेएमएम और कांग्रेस लगातार रही है। भाजपा सेट शेयरिंग को लेकर पिछली बार 2019 की बात करें तो वो एक दोनों पार्टियों की हट धर्मिता थी, लेकिन इस बार वो खत्म हो गई है और कहीं भी सामंजस्य की कोई स्थिति नहीं है। और इस बार एनडीए की हमारी पार्टी सभी अलायंस पार्टियों के साथ झारखंड विधानसभा में चुनाव लड़ेगी। और जहां तक से ये भ्रम की बात कर रहे हैं तो मैं क्लियर कर दूं कि हमारी प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व लगातार बातें कर रही है और कहीं भी कोई भी भ्रम में नहीं है। इस बार तो हम सरप्राइज करने वाले हैं जेएमएम और कांग्रेस को, क्योंकि इस बार वो भ्रम में है। कैसे सरप्राइज करेंगे? क्या कुछ रणनीति जो बताने लायक हो दर्शकों को? रणनीति इस बार इंडिया गठबंधन पूरी तैयारी कर चुकी है और झारखंड में इंडिया अलायंस को परास्त करने के लिए अपनी जो एक समीकरण तैयार की है, लगातार उस पर चर्चाएं हमारी पार्टी प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व कर रही है। और हमारी पार्टी एक अनुशासित और सांस्कृतिक पार्टी है और भाजपा में हम सभी जानते हैं कि अगले 1 मिनट में क्या होगा, ये तो भ्रम में पूरे दूसरे पार्टियों को रखा जाता है। और मैं इतना कहना चाहूँगी कि खुलकर मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं एक कार्यकर्ता हूं और हमारी पार्टी ही तय करेगी। केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व लगातार चर्चाएं कर रही हैं और लोगों को मैं बता दूं जेएमएम और कांग्रेस को कि इस बार कहीं भी असमंजस की स्थिति नहीं है। आजसू, जदयू और भाजपा, एनसीपी, ये सभी पार्टियां मिलकर तय कर चुकी हैं कौन कहां कैसे लड़ेगा। ये हमारी केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व तय कर चुकी है और आने वाले समय में जल्द ही इसे सार्वजनिक करेगी। आने वाले समय में जल्द ही सार्वजनिक करेंगे। राजेश सिन्हा सन्नी साहब, भ्रम में आप लोग भी मत रहिए कि इस बार कोई असमंजस की स्थिति है। एनडीए पूरी तरह पुख्ता है और 2019 के चुनाव परिणाम बताते हैं 51% और 8%। कहीं ना कहीं बढ़ जाता है चुनाव का जो रेशियो है वोटों का, वो बढ़ जाता है, जो इस बार आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई कर दे रहा है, दिखाई पड़ रहा है भाजपा, जेएमएम, भाजपा, आजसू और जदयू के चेहरे पर। देखिए अभिषेक, कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी है और लगातार कांग्रेस पार्टी 5 वर्षों से, जब से हम सत्ता में हैं, कांग्रेस झामुमो के सभी कार्यकर्ता सड़क पर काम करने का कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, जनहित के मुद्दों को समझने का कोशिश किया। हमने योजनाएं दिया, मैया सम्मान योजना की बात करूं, हम बात करें अभी कल की बात कैबिनेट में जिस प्रकार हमने लाखों किसानों का कृषि ऋण माफ करने का काम किया। तो कांग्रेस पार्टी लगातार जन मुद्दों के समस्याओं को लेकर जनता के साथ में जुड़ी हुई है
तो कांग्रेस पार्टी के पास सीट शेयरिंग का कोई बहुत बड़ा मुद्दा है नहीं अभिषेक जी, और जनता जानती है पिछली बार भी जिस प्रकार कांग्रेस झामुमो राजद इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, निश्चित तौर पे आने वाले चुनाव में भी हमारी सरकार बनेगी। देखिए, सोचने की जरूरत तो इनको है, जिनके दल में अभी जो पार्टियां शामिल हुई, उन पार्टियों का भाजपा के प्रवक्ता ने नाम तक नहीं लिया। जैसे लोजपा छूट गया, 5-7 दल है इनके पास, ये तय करें कि कैसे कैसे ये बंटवारा करेंगे। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष केशव कमलेश महतो जी ने बनते के साथ पूरे झारखंड का दौरा करने का काम किया। आपने देखा सभी जिलों में जिलावार जिला संवाद कार्यक्रम के माध्यम से कार्यकर्ताओं से मिलने का काम को किया। लगातार मैं देख रहा हूं प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम बन रहा है, निश्चित तौर पे बनना भी चाहिए, क्योंकि झारखंड राज्य में 17 वर्षों तक भाजपा की सरकार रही और भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार झारखंड से लाभ मिला, जो कि दिल्ली पहुंचाया जाता था पिछली सरकार में, जब रघुवर जी की सरकार थी, जब इन्होंने देखा कि अब तो दोबारा सत्ता आएगी नहीं रघुवर जी के नेतृत्व में, तो इसलिए इन्होंने फिर बाबूलाल मरांडी जी को बुलाया। और बाबूलाल मरांडी जी को भी मुख्यमंत्री का चेहरा ये लोग घोषणा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि बाबूलाल मरांडी जी भी घिसा पीटा चेहरा हो चुका है। राज्य की जनता उनको फिर से सत्ता में लाने का काम नहीं करेगी। अभिषेक जी, हम लोगों का जो सीट शेयरिंग का मामला है, राष्ट्रीय नेतृत्व देख रहा है, राष्ट्रीय नेतृत्व बातचीत कर रही है, निश्चित तौर पे पूरी पारदर्शिता के साथ आपको आने वाले समय में सामने आएगा कि कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी, झामुमो कितनी सीटों पर लड़ेगी, आरजेडी कितनी सीटों पर लड़ेगी, जो भी हमारे इंडिया गठबंधन के लोग हैं। क्योंकि हमारा एकमात्र उद्देश्य है अभिषेक जी, हमारा उद्देश्य है किसी भी तरह से हम ये जो झूठी केंद्र में बैठी हुई निकम्मी सरकार है भारतीय जनता पार्टी को यहां रोकने का काम करेंगे हम। और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी गठबंधन के लोग हैं, वो गठबंधन के लोगों को भी रोकने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने 17 साल राज्य में राज किया और 17 सालों में कोई भी काम करने का काम नहीं किया। तब हमें राज्य की जनता ने अभिषेक जी सत्ता सौंपा, 2019 में हमें जनाधार मिला। हठधर्मिता की बात किया, हठधर्मिता इन लोग दोनों के बीच में थी, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है कांग्रेस पार्टी का या इंडिया गठबंधन का। निश्चित तौर पे आप देखिएगा, सीट शेयरिंग की बात होगी तो सबसे ज्यादा किचकिच अगर कहीं होना है तो भाजपा और एनडीए में होना है अभिषेक जी। इंडिया ब्लॉक में तो पूरी पारदर्शिता है, जितनी सीटों पे हम लड़े थे, हो सकता है कुछ सीट हम ज्यादा चाहते हैं, क्योंकि कार्यकर्ता 81 के 81 विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की तैयारी कर रही है, उसी तरह झामुमो की भी कर रही होगी। तो निश्चित तौर पर जहां हम मजबूत हैं वहां हम चाहते हैं लड़ेंगे चुनाव। एक सर्वे हो रहा है, इंटरनल सर्वे, कांग्रेस पार्टी का दिल्ली के नेतृत्व की तरफ से सर्वे कराया जा रहा, प्रदेश कांग्रेस की तरफ से सर्वे कराया जा रहा। जहां कांग्रेस पार्टी मजबूत है वहां कांग्रेस पार्टी बात करेगी, राष्ट्रीय नेतृत्व बात करेगी, वहां हम लड़ने का प्रयास करेंगे। तो कोई इस पे इब्बट की बात नहीं है, बैठ करके सारे मसले सुलझा लिए जाएंगे और कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, एक बार ज्ञान सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़े हैं। ज्ञान सिन्हा साहब, 2019 के चुनावों के परिणाम आप लोगों के खिलाफ रहे, कहीं ना कहीं अलग होकर लड़ना दोनों दलों को भारी पड़ा, आसू को भी भारी पड़ा, बीजेपी को भी भारी पड़ा। लेकिन इस बार जो तालमेल बनता दिखाई दे रहा है, जो तालमेल नजर आ रहा है बाहर से, कई सीटें ऐसी हैं जो पेच में फंसती हुई लग रही हैं कि आसू और भाजपा के बीच भी समन्वय के लिए कुछ सीटों पे टकरार की स्थिति दिखती है। जैसे चंदन क्यारी की सीट को ही देख लें, कांके की सीट को ले लें, तो एक छोटी बहुत ही सही कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है। क्या लगता है कि असमंजस की स्थिति को पार कर चूंकि फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं आप लोग, एनडीए बिल्कुल फ्रंट फुट पे है, सब कुछ सार्वजनिक है, परिवर्तन रैली के नाम से लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, बड़े नेताओं का आवागमन पूरी तरीके से तूफानी दौरे चल रहे हैं। अभी क्या लगता है, क्या कहीं असमंजस है या ये बिल्कुल शांतिपूर्ण एकजुटता के साथ चुनाव में दिखेंगे? हजारीबाग में सारे बड़े चेहरे एक साथ नजर आ जाएंगे एनडीए के। देखिए, सीट शेयरिंग के मामले में हम लोग का जो बातचीत है वो सारा बातचीत पूरा क्लियर हो गया है, सारा चीज़ आप स्थिति अच्छी बनी हुई है और कहीं किसी सीट पर कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। हम लोग ये पितृपक्ष पार होते, नवरात्रा शुभ समय आते के साथ शंखनाद कर देंगे, नए चुनाव की तैयारी का शंखनाद कर देंगे। हम लोगों के सीट के बंटवारे में कोई पेच फंसने कोई नहीं, सारा चीज स्पष्ट है।
बात विषयों पर चल रही है। जैसे बहुत से विधानसभा में जो बड़े नेतृत्व जो बैठकर बात कर रहे हैं तो विषयों पर बात चल रही है। जैसे बहुत से विधानसभा में कुछ विषय है, किसी विधानसभा में पर्सनल कुछ विषय है, किसी विधानसभा में किसी तरह की कोई समस्या है। इन विषयों और मुद्दों पर अभी केंद्रीय नेतृत्व आपस में बातचीत कर रही है। सीट शेयरिंग का कोई समस्या नहीं है, इस बार हम लोग मिलकर लड़ेंगे। और जो हमारे प्रवक्ता महोदय बटर साहब कह रहे थे कि हम लोग भ्रम की स्थिति फैला के रखते हैं कि ये लोग समझ नहीं पाएंगे, समझ के करेंगे। इनके यहाँ इतने लोग इन लोग हटा दिए हैं कि अभी ये लोग तो ये सोच रहे हैं कि किसको लाएं, किसको वहां बैठाएं। इतने लोगों को इन लोग पार्टी से, जैसे ये WHO सरकार आई, वाइफ हस्बैंड ऑर्गेनाइजेशन, जो ये नई सरकार जो आई, ये ऐसा स्थिति बना दिया गया कि अब ये पारिवारिक, पहले तो पारिवारिक था ही, अब और पारिवारिक हो गया। अब जितने बड़े नेता थे, अच्छे अच्छे बड़े नेताओं को इन्होंने बाहर का रास्ता दिखला दिया। ये भ्रम की स्थिति फैलाने की नहीं है और एनडीए कुछ किसी भ्रम में नहीं है। एनडीए के हम लोगों के पिछले बार कुछ न कुछ वैचारिक मतभेद कुछ विषयों पर हम लोगों का आपस में नहीं बन पाया था, जिसके कारण ये सरकार आ गई। इस बार हम लोगों के सारे मुद्दे और सारे विषयों पर, उसी पर केंद्रीय नेतृत्व बड़ी मजबूती के साथ लगातार बैठक और चर्चा हो रहा है। यहां पर लगातार प्रेस मीडिया से हम लोग अखबारों में भी पढ़ते हैं, बहुत से न्यूज चैनल्स में भी देख रहे हैं, आजसू को इतनी सीट मिलेगी, आजसू को उतनी सीट मिलेगी। हमने कहा कि हम प्रवक्ता लोग अब इस्तीफा दे देते हैं, टीवी चैनल वाले लोग ही बता दीजिए कितना सीट मिलेगा। अरे कितना सीट मिलेगा हम लोग को पता होगा, हम आपको बताएंगे, आधिकारिक रूप से बताएंगे। सूत्रों के हवाले से अखबार बता दे रहा है इतना सीट मिलेगा, सूत्रों के हवाले से चैनल बता दे रहा है इतना सीट मिलेगा। तो प्रवक्ता लोग को क्यों रखी है पार्टी? प्रवक्ता लोग हम लोग इस्तीफा दे देते हैं। आप ही लोग हम लोग का बात को बोल दीजिए। हम लोग का सीट शेयरिंग का सारा मामला क्लियर है, स्पष्ट है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आजसू पार्टी डबल डिजिट में चुनाव लड़ने जा रही है। हम 81 विधानसभा पे चुनाव लड़ेंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। हम लोग बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। विषयों पर चर्चा होती है, विषयों पर चर्चा होती है। हर विधानसभा, हर क्षेत्र में कोल्हान की अलग समस्या है, संथाल की अलग समस्या है, छोटा नागपुर की अलग समस्या है। इन समस्याओं पर चर्चा हो रही है। सीटों के बंटवारे पर कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, सारा चीज क्लियर है। आने वाले नवरात्रा में हम लोग शंखनाद कर देंगे और इस सरकार की विदाई का शुरुआत कर देंगे। चलिए, आपने मीडिया को जो निशाना बना दिया कि प्रवक्ताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए, मीडिया वाले सब वही लोग बोलते रहे। 6 सीट आपके यहाँ से नहीं है सर, मैं आपको नहीं बोल रहा। 6 सीट मिल रहा है, 2 सीट मिल रहा है, 8 सीट मिल रहा है। अरे भैया नहीं, हमारे यहाँ भी ये होता है। देखिए, हमारे सूत्र आप ही के संगठन के लोग होते हैं जी, आप ही के लोग होते हैं। जो बातें चल रही हैं, जो हो रही हैं, हम उसके आधार पे अपने दावे करते हैं। जब आप आधिकारिक घोषणा कर दीजिएगा तो फिर पत्रकार की अपनी पहुंच और अपनी रिपोर्ट क्या रही? बिल्कुल, रिपोर्ट तो तब है जब ज्ञानदीनाथ दास पहले बता नहीं, कभी सूत्रों के हवाले से बहुत नीचे का हवाला मिल जा रहा है। अच्छा, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है कि हम 81 विधानसभा, हम डबल डिजिट की तैयारी में है। आप मेरे को 6 सीट पर बता दे रहे हैं, आप मेरे को 5 सीट पर बता दे रहे हैं। सूत्रों के हवाले से अगर रिपोर्ट आ रही है तो रिपोर्ट भी कुछ मजबूती के साथ आए तो मजा आए। चलिए, नहीं, कितनी सीटें आप लोग मांग रहे हैं ये तो जानकारियों में हमारे है ही सूत्रों के हवाले से, और कितनी सीटों पर सहमति है करीब करीब सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारियों में। लेकिन जब तक अधिकृत ना हो जाए हम लोग ऐसी टिप्पणी से बचना चाहते हैं। बटर साहब के पास एक बार फिर चलते हैं। बटर साहब, सीट शेयरिंग को लेकर मुद्दों की बात होती है, क्योंकि जिन सीटों पर, जैसा अभी कहा ज्ञान जी ने, एक बात सटीक कही उन्होंने कि हर जगह के मुद्दे अलग अलग हैं। अगर आप कोल्हान जाएं तो कोल्हान में अलग मुद्दा है, संथाल जाएं तो संथाल में घुसपैठ का मुद्दा गर्म है, उससे नीचे आ जाएं तो महिला हिंसा के मामले आ रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता है। भाजपा आजसू जदयू एनडीए ने पूरी तरीके से कमर कस लिया है। माटी बेटी रोटी, बेरोजगारी भत्ता, घुसपैठ, महिला हिंसा, ये 4 ऐसे मुद्दे जो मुझे नजर आ रहे हैं बिल्कुल हीट वेव की तरह गर्म होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। और अब तो जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा के बाद बेरोजगारी का मुद्दा और भी ज्यादा गर्म हो गया है। क्या केवल मैया सम्मान योजना
आपको इस भव सागर की बैतरनी को पार लगा देगा? ये नैया इतनी मजबूत है मैया के नाम की। आप लोगों को किसने बता दिया कि खाली हम मैया सम्मान योजना के बल पे इलेक्शन लड़ रहे हैं? मैया सम्मान योजना हमने चालू की, उसका लोगों को बीच में जाके उनको बता रहे हैं, चालू की है, बट इट इज वन ऑफ द पॉलिसी डिसीजन वी हैव टेकन, इट इज नॉट द ओनली वन। और जो आपने 5-6 बीजेपी और सर, एनडीए का गिनवा दिया सर कि मैं कुछ बोलूं? मैं ये बोल रहा था कि केवल आप ही लोग मैया सम्मान योजना पर बोल रहे हैं। आप लोग अपना अबुआ आवास पर बोल रहे हैं, आप लोग अपना विधवा पेंशन पे बोल रहे हैं, आप लोग अपना वृद्धा पेंशन पे बोल रहे हैं, मैया सम्मान पे तो आप ही लोग बोल रहे हैं सर। हम लोग तो कुछ बोल नहीं रहे, हम तो बस कवर कर रहे हैं जो आप बोल रहे हैं। अभिषेक जी, आपको पूरा भाषण सुनना पड़ेगा जो नेता हमारे देते हैं। पूरा स्टेज सुनता हूं से। सर, कोशिश करता हूं। उसमें तो ऐसा नहीं है कि 1 घंटा अगर भाषण दिया तो 1 घंटा मैया सम्मान योजना पर बोला। मैं आपको अगर नहीं होता तो मैं भेज देता हूं भाषण, आप सुन लीजिए पूरा। मीडिया ऑल्सो पिक्स अप कि उसको एक पॉइंट मिल गया, उसी को हेडलाइन लगा दिया, बट बाकी जो नीचे की खबर है खाली हेडलाइंस से नहीं चलता है ना बॉस। हेडलाइंस तो सेंसेशनलाइज करने के लिए बीजेपी कर रही है, हिंदू मुस्लिम जो माटी बेटी की बात कर रही है, बट उनके क्रियाकलाप आप देख लीजिए, वो खाली हिंदू मुस्लिम कर रही है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो टॉपिक्स हैं, और आप बार बार वोट शेयरिंग की जो बात कर रहे हैं, तो मैं एक ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 2019 की लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी का वोट परसेंटेज था 37.36 और उसको 303 सीटें आई थी, और उनका वोट परसेंटेज खाली 0.7% गिरा और 63 सीट उस पर उनको लॉस हो गया। तो ये वोट परसेंटेज इज वेरी ट्रिकी। अगर ये मान के चल रहे हैं एनडीए वाले तो उनको रहने दीजिए, वो जो इन ड्रीम लाला वर्ल्ड एलिस इन वंडरलैंड में रहना चाहते हैं तो रहें, कि हमारी तो इतनी आई थी, जोड़ दिया, 2+2 4 हो गया, हम तो जीत गए, वो रहें। हमको पता है कि हम क्या कर रहे हैं। और दूसरी बात जो आजसू बोल रही है कि डबल डिजिट, तो आज ही मैंने सुबह शायद किसी बीजेपी के बड़े नेता का पोस्ट देखा था कि फाइनलाइज हो गया, 6 सीटें आजसू को मिल रही हैं। तो इनका अपना ही विरोधाभास है, और डबल डिजिट में तो मुझे नहीं लगता है। 81 विधानसभा डबल डिजिट, 81 विधानसभा पर लड़ेंगे, आपने भी कहा कि 81 विधानसभा डबल डिजिट। मैं अपनी सीट नहीं कहा हूं, मैं कह रहा हूं डबल डिजिट 81 विधानसभा पे लड़ूंगा। रीजनल पार्टी झारखंड की एक इतनी बड़ी रीजनल पार्टी बोलती है, वो 81 सीट्स में अगर 10% सीट पे इलेक्शन लड़ रही है तो कितनी बड़ी पार्टी है, लोगों का मतलब इसका अंदाजा लगा लेना चाहिए। और जो हमारा गठबंधन है, हम फिर बोल रहे हैं, देखिए एक और इंपॉर्टेंट इसमें ट्रिक जो है कि हम क्यों लास्ट में अनाउंस करते हैं, कि मीडिया का बहुत इंटरेस्ट रहता है कि क्या हो रहा है, आपके नहीं डिक्लेयर है, आपके डिक्लेयर, तो हमें फ्री में कवरेज मिलती रहती है मीडिया से। नहीं तो मीडिया वाले भी कहीं दूसरे तरफ फोकस कर लेते हैं, तो मीडिया का जो अटेंशन बना रहता है हमारे ऊपर, वो भी एक तरह से पॉजिटिव है हमारे लिए। और विपक्षियों की कमजोरियां मैंने पहले भी कहा था कि देख के कैंडिडेट उसका क्या है। एक मैनेजमेंट में जब मैं एमबीए कर रहा था, एक टर्म आता है स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो देखिए आजकल वो इलेक्शन लड़ना, आजकल बहुत टेक्निकल इलेक्शन लड़ना पड़ता है, तो हर चीज का स्वॉट एनालिसिस करते हैं सब, हर बिजनेस में करते हैं, पॉलिटिक्स में करते हैं, हर फील्ड में होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, हमको एक मिल जाता है, एक रफ डेटाबेस मिल जाता है जिससे हम पता कर सके कि कौन इसको यहाँ पर पछाड़ सकता है। अच्छा सर, एक बात बताइए, अभी अभी आपने कहा कि आजसू की बात कही आपने कि 81 में से 10% पे भी आजसू लड़ जाए तो बहुत है क्षेत्रीय पार्टी में। जेएमएम भी क्षेत्रीय पार्टी है, लेकिन जेएमएम तो यहाँ राष्ट्रीय पार्टी को लीड करती है, मुख्यमंत्री का चेहरा आप ही देते हैं क्षेत्रीय पार्टी होने के बावजूद। क्या 81 सीटों पर जेएमएम अपने आप को देखती है? चलिए ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ 2 सीटों पर बात करता हूं, रांची विधानसभा और लोहरदगा विधानसभा। क्या जेएमएम को लगता है कि जेएमएम की सीटें हैं? रांची विधानसभा जेएमएम की सीट है जिस पर आप चुनाव लड़वाते हैं? महुआ, ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि महुआ जी के घर से नंबर से कॉल जा रहे हैं रांची विधानसभा के लोगों को कि समर्थन कीजिए महुआ मांझी जी को। तो मुझे जिस व्यक्ति ने कॉल किया, मैंने उनसे पूछा कि भाई ऐसा है, राज्यसभा सांसद है, अभी 4 साल टेन्योर उनका बाकी है, वो चुनाव क्यों लड़ना चाहती हैं? आप राज्यसभा सांसद हैं, राज्यसभा में भेजी गई हैं, 1 सीट तो आपने वहां कैप्चर कर लिया, अब आप चुनाव लड़ जाइएगा। तो यहां भी कांग्रेस दिखाई देती है। अगर शहरी स्तर पे बात करें, रांची विधानसभा बात करें,
तो बीजेपी और कांग्रेस ही आमने सामने दिखाई पड़ती है। जेएमएम तो दूर दूर तक नहीं है सर, और जेएमएम के लिए अगर फील्डिंग भी करते हैं तो कांग्रेस वाले करते रहे हैं अभी तक। ये तो सच्चाई है कि आप इससे इस सच्चाई से इनकार कर सकते हैं। देखिए, तो वैसे अगर इस तरह से देखा जाए कि कैंडिडेट्स लगा नहीं, ये आप लोगों का कहना है, जो जहां से मजबूत हो वहां से लड़ेगा। तो रांची विधानसभा तो मैं देख रहा हूं ना साहब, पूरी दुनिया देख रही है, हम लोग भी देखते हैं कि यहां से कौन मजबूत है। डिसाइड पार्ट मैंने तो पहले भी कहा है कि पार्टी को डिसाइड करना ना, तीनों पार्टी जो हमारे जितने भी घटक दल है सब बैठ के डिसाइड तो करेंगे। फोन कैसे आ रहे हैं सर फिर? अरे तो फोन तो बीजेपी वालों के आप ही के चैनल से देख रहा था। अब लीजिए सर, लीजिए। मैंने पूछा कि ये बीजेपी तो चली है अपना, बीजेपी का तो फिक्स है कि रांची लड़ेगा बीजेपी। जगह पर आपने नाम नहीं लिया उनका। सर बीजेपी का तो फिक्स सीट है कि बीजेपी लड़ेगा, बीजेपी को लड़ना है चुनाव रांची विधानसभा से, लेकिन जेएमएम पे तो मुहर नहीं होगी अभी तक, पे तो मुहर नहीं होगी अभी तक। देखिए, जो भी डिसीजन होगा इट विल बी मतलब कॉमन डिसीजन। कोई अपनी ऐसा कोई हमारे घटक दल के अंदर नहीं है कि जो ये जो हमारा गठबंधन है, कोलिशन है, इसको तोड़ के या इसको कमजोर करने के लिए कोई स्टेप उठाएगा। बट मैं आपको पहले बोल रहा, कैंडिडेट तो अब आप एक एक सीट पे देखिए, एनडीए में भी हमारे ओर से भी 25-25 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया हुआ है। तो वो ट्राई तो कर ही रहे हैं ना, वो अपना माहौल बना रहे हैं। मैं माहौल बनाने की बात नहीं कर रहा था सर, मैं सीट पर बात कर रहा था, जो सीट की चर्चा है। चलिए, ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक से लौटूंगा तो राजेश सिन्हा सनी साहब से भी बात करूंगा कि रांची विधानसभा पर अगर आज केंद्रित करें। एक बार मंजुलता जी से भी जानूंगा कि बीजेपी में दावे सीपी सिंह पे 5 बार के विधायक हैं, क्या छठी बार भी उनको मौका देंगे या नए चेहरों को अब चुनाव में आने की जरूरत है? और रांची विधानसभा सीट पर जेएमएम का जो दावा रहता है, क्या जो जहां से मजबूत है वो वहां से चुनाव लड़ेगा, रांची विधानसभा सीट पर लागू नहीं होता? तो पितृपक्ष के बाद जब नवरात्र शुरू होंगे तो शुभ बेला में घोषणा कर दिया जाएगा कि कौन किस सीट पर चुनाव लड़ेगा। जमशेदपुर पश्चिम तो जहां तक मैं देख रहा हूं, बन्ना गुप्ता साहब के सामने एक बार फिर कदावर तरीके से सरयू साहब नजर आने वाले हैं एनडीए की टीम के साथ। रुक करते हैं अतिथियों का, एक बार चलते हैं राजेश सिन्हा सनी साहब के पास। राजेश सिन्हा सनी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले बटर साहब के साथ मेरी रांची विधानसभा सीट को लेकर बात हो रही थी। यह सार्वजनिक सत्य है कि रांची विधानसभा सीट पर कांग्रेस के कार्यकर्ता काम करते हैं, कांग्रेस के लोग काम करते हैं। अगर आप जेएमएम को देखें तो जेएमएम वैसे भी खुद को गांव की पार्टी बोलती है, लेकिन रांची शहर से और विधानसभा से जेएमएम के प्रत्याशी उतरते हैं, कांग्रेस बर्दाश्त करती रहती है। आखिर यह गठबंधन कैसा है कि सुखदेव भगत लोहरदगा में उतरते हैं तो चमरा लिंडा साहब उनके खिलाफ उतर जाते हैं, लोबिन हेम्ब्रम साहब बगावत कर देते हैं, खूंटी में कालीचरण मुंडा, माफ कीजिएगा, खूंटी में आपके बगावत कर देते हैं। तो हर जगह कांग्रेस गठबंधन निभाती है, लेकिन जेएमएम मतलब हावी रहता है आप लोग के ऊपर सर, कि आपके प्रत्याशी के खिलाफ जेएमएम खड़ा हो जाता है, लेकिन कहीं जेएमएम के प्रत्याशी को चुनौती देते हुए कांग्रेस का कोई नहीं दिखता। इतना अनुशासन तो इस राष्ट्रीय पार्टी में आज तक दिखाई देता है। देखिए अभिषेक, मैंने पहले भी कहा, कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी को ही देख करके जो बड़ी बड़ी पार्टियां अभी बनी, धीरे धीरे शुरुआत किया और उसी के तर्ज पे चलना शुरू किया कि जिस प्रकार हमारा जो संगठनात्मक ढांचा था, जिला अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष, छात्र अध्यक्ष या जो भी चीजें हैं, रही बात संस्कार की, प्रोटोकॉल की, निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जब राष्ट्रीय नेतृत्व का उस पर स्टंप लग जाता है, दिल्ली का स्टंप लग जाता है, तो हम सभी लोग प्रयास करते हैं कि किसी भी प्रकार से हमारा जो गठबंधन का प्रत्याशी है वो गठबंधन के प्रत्याशी के लिए हम मेहनत करें और सीट को जीत करके अपने गठबंधन के झोली में डालें। एक एक कार्यकर्ता का ये दिल पे और दिमाग पे लगा रहता है कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व ने यह घोषणा कर दिया है कि इस सीट पे ये चुनाव लड़ेंगे। तो निश्चित तौर पे एक बात मैं बोलना चाहता हूं, रांची विधानसभा में आज की बात नहीं है, ये पहले भी हमारी पार्टी का सीट रहा है। जयप्रकाश गुप्ता जी यहाँ से विधायक रहे, ज्ञान रंजन जी रहे, बहुत ही कद्दावर नेता थे ज्ञान रंजन जी इस क्षेत्र से। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी का हर एक मोहल्ले में, गली में, वार्ड में कार्यकर्ता है, पुराने कार्यकर्ता, सीनियर लीडर्स है, सभी लोग हैं। अगर लोहरदगा की मैं बात करूं, लोहरदगा में भी सुखदेव भगत जी विधायक थे, उससे पहले भी बहुत ही हमारे बड़े बड़े पुराने सदनू भगत साहब थे, उसके बाद विधायक रहे हैं। कमल किशोर भगत को छोड़ दे तो लोहरदगा तो सीट रहा है। कमल किशोर भगत को छोड़ दें
आजसू से वहां से विधायक आंसू से थे, अगर उनको छोड़ दे तो बाकी सब तो कांग्रेस के विधायक रहे हैं वहां निश्चित से। तौर पे लोहरदगा हो, रांची हो, कांग्रेस पार्टी मजबूत है। और अगर सर्वे हो रहा है, सर्वे में भी सामने आएगा, तो सामने साफ तौर पे आएगा कि कांग्रेस लड़ेगी तभी सीट निकल सकता है। तो ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। हमारे प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर साहब 30 तारीख को आने वाले हैं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय केशव कमलेश महतो जी, हमारे विधायक दल के नेता रामेश्वर उरांव जी बैठेंगे और तो सभी कांग्रेस- वरिष्ठ नेता लोग अभी मैंने सिर्फ बैठ करके निर्णय मैंने लेंगे। महुआ माझी जी का नाम लिया। कांग्रेस के भी कई आप लोगों के जो जिला स्तरीय नेता जितने हैं, आप सब दावे ठोक रहे हैं। आप लोगों का भी फेसबुक और व्हाट्सएप रंगा हुआ सर, अपने अपने स्तर से सभी ने घोषणा कर रखी है, लेकिन सीटों पर तो नजर है बनी हुई। एक तो सीएलपी की सीट है लोहरदगा, अगर लोहरदगा पे जेएमएम दावा ठोक रहा है तो सीएलपी की सीट दे देना कितना उचित होगा। और रांची विधानसभा, अगर आप रांची विधानसभा की बात करें तो रांची विधानसभा का निश्चित तौर पर चकित करने वाला ये निर्णय दिखाई देता है, क्योंकि 5 साल तक कांग्रेस के लोग नजर आते हैं और चुनाव के समय जेएमएम को आप सपोर्ट करते हैं। देखिए अभिषेक, आपने सबसे पहले लोहरदगा पे चर्चा किया। निश्चित तौर पे लोहरदगा हमारी कांग्रेस पार्टी के बहुत ही बड़े कद्दावर नेता का सीट है। विधायक दल के नेता है डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी, सरकार में मंत्री भी है और कांग्रेस पार्टी का परंपरागत सीट रहा। तो ये सीट पे तो चर्चा, जो भी चर्चाएं हो रही है चैनल पे बैठ करके, ये चर्चा हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व करेंगे बैठ करके, और उस सीट पे कहीं कोई चर्चा भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। रही बात रांची की, तो हाँ 2 बार से झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ रही है और झारखंड मुक्ति मोर्चा चूंकि हमारे घटक दल हम लोग गठबंधन में है और सीट शेयरिंग में रांची सीट चली जा रही है। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ताओं ने प्रयास किया कि जब पिछली बार डॉक्टर महुआ माझी जी चुनाव लड़ी तो चुनाव जीते महुआ माझी जी, अब बहुत करीब तक हम लोग पहुंचे भी। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। और रही बात अपनी अपनी दावेदारी पेश करने की, तो कांग्रेस पार्टी एक ऐसा पार्टी है अभिषेक जी, जिसमें एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता और बड़ा से बड़ा नेता सब बराबर है। कोई भी किसी भी सीट पे अपनी दावेदारी कर सकता है। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, दूसरे दलों की तरह नहीं है कि लोग डरे सहमे से रहते हैं, कैसे मैं टिकट मांगू, हो सकता है मुझे शोकॉज हो जाएगा, हो सकता है मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा, या सीटिंग विधायक है तो उसके खिलाफ में कैसे टिकट मांगे भाजपा में। आप देखते होंगे कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बराबर है, एक एक नेता के बराबर है, जो मंत्री है, कार्यकर्ता है, जो हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी है। आपने देखा होगा एक लगातार कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ने जब संवाद सम्मेलन करना प्रयाग का शुरुआत किया, तो वो संवाद सम्मेलन में खुद मंच पे नहीं बैठ करके कार्यकर्ताओं को और प्रखंड अध्यक्षों को मंच पे बैठा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं को सम्मान देना जानती है। तो आप देखिएगा जो भी निर्णय आएगा, निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन दोबारा सरकार बनाएगी। हम लोगों ने 5 साल काम किया अभिषेक जी, पूरी सरकार काम की है जन मुद्दों को लेकर के, लोगों के हित के लिए, लोगों की लड़ाई लड़ने का काम किया। और लोगों के लिए जो आपने योजना की बात की, हमने एक योजना देने का काम नहीं किया अभिषेक जी, हमने बहुत सारी योजनाओं को देने का काम किया। गोल्ड पेंशन योजना की बात करूं या कृषि लोन की बात करूं, मैया सम्मान योजना की 66 लाख महिलाओं को मील का पत्थर साबित होगा अभिषेक जी। 66 लाख महिलाओं को 1000 रुपए खाते में जब जा रहे हैं, 77 लाख युवा भी हैं। महिलाएं किस प्रकार निकल करके हमारा इंडिया गठबंधन का बटन दबाने का काम को करेगी। महिलाएं निकलेंगी, लेकिन 77 लाख युवा भी हैं। लोहरदगा सीट की आपने बात की, तो दावेदारी तो आपके सीएलपी साहब ने और उनके पुत्र ने भी कर दी है, और उनके पुत्र ने मनिका से भी दावेदारी कर दी है, रोहित उरांव साहब। अब वो कब नेता बने, कब चुनाव लड़ने के लिए वो तैयार हो गए, ये भी समझना बड़ा मुश्किल है। लेकिन खैर, ये आप लोगों का इंटरनल मामला है, किसको आप लोग बढ़ाएंगे, किसको घटाएंगे। एक बार मंजुलता जी के पास चलते हैं। मंजुलता जी, सीपी सिंह साहब पिछले 5 टर्म के विधायक हैं और क्षेत्र में निश्चित तौर पर जिस तरीके से सराहनीय तो रहेंगे ही, जिस तरीके से उन्होंने जीत हासिल की है। पिछली बार के चुनाव, 2019 के चुनाव की बात करें तो जीत का मार्जिन बहुत कम था। इस बार कई नए चेहरे ताल ठोक रहे हैं, लेकिन ये कांग्रेस का कहना ठीक है कि कांग्रेस के लोग खुलेआम ताल ठोक रहे हैं, बीजेपी के लोग दबे मुंह ताल ठोक रहे हैं कि हम भी चुनाव लड़ेंगे, मैं भी चुनाव लड़ूंगा। 4-5 नाम तो मेरे पास भी हैं जो चुनाव लड़ने को इच्छुक हैं। क्या नजर आ रहा है, पुराने चेहरे पे दाव खेलेगी भाजपा या इस बार नए चेहरे को कमान सौंपेगी रांची विधानसभा सीट की? जी अभिषेक जी, जैसा कि कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा जी ने कहा कि किच-किच और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सम्मान की बात कर रहे हैं,
उनको मैं याद दिलाना चाहूंगी कि लोकसभा के चुनाव के समय एक जनसभा हो रहा था, वहीं के त्रिपाठी जी के जनसभा में कुर्सियां उठाकर एक दूसरे के ऊपर लोग फेंक रहे थे, मारामारी वो कर रहे थे। लोकतांत्रिक व्यवस्था और- थी। ऐसे तो केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह आए, केंद्रीय मंत्री, और इनकी सभा में लाठियां चली, जी। कुर्सियां चली। आपने देखा पलामू में, गढ़वा में, डाल्टनगंज में, चतरा में बता रहे हैं, चतरा में। सुनील सिंह के जो कार्यकर्ताओं का मामला आया था। तो ये सम्मान स्पष्ट रूप से दिखता है। और जहां तक ये मुख्यमंत्री चेहरे की बात कर रहे हैं, तो हमारी पार्टी एक बूथ अध्यक्ष या आम कार्यकर्ता, यहाँ कोई परिवारवाद नहीं है। एक बूथ अध्यक्ष को भी मुख्यमंत्री बनाया जाता है, एक आम कार्यकर्ता को भी मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाता है। यहाँ तो केवल और केवल स्पष्ट रूप से दिखता है कि मुख्यमंत्री अगर होंगे तो हेमंत सोरेन जी ही होंगे। अभी एक जनसभा में कल्पना सोरेन ने अपने वक्तव्य में कहा भी, और वो इतने एटीट्यूड के साथ कहा कि अगर झारखंड में सरकार बनेगा तो हेमंत सोरेन का सरकार बनेगा। तो ये इनका ओवर कॉन्फिडेंस दिखता है, क्योंकि ये मियाँ बीवी की जो सरकार है, और ये मैया सम्मान, तो मैया सम्मान नहीं, बीवी सम्मान ये यात्रा चल रहा है इनका, मैया सम्मान यात्रा नहीं, ये मैया सम्मान क्या यात्रा सम्मान की यात्रा जगह। क्या कह रही हैं? क्या अभिषेक सम्मान जी यात्रा? मेरी बात को पूरा होने दे। नहीं वही पूछ रहा हूँ, क्या सम्मान यात्रा चल रहा है बता रही हैं आप? कल्पना सोरेन जी का पूरे प्रदेश में मैया सम्मान यात्रा चल रहा है। वो स्टार प्रचारक के रूप में अपना यात्रा कर रही हैं, क्योंकि ये भाजपा को भी कॉपी करते हैं। हमारी पार्टी परिवर्तन यात्रा चला रही है, और ये परिवर्तन यात्रा के दौरान जो ये आप लहर देख रहे हैं, ये राज्यवासियों के परिवर्तन की लहर है कि आने वाले समय में ये जेएमएम और कांग्रेस को परास्त करके, निस्तनाबूद करके ये दफन करने का काम कर रही है। तो मैं इतना कहना चाहती हूँ कि ये कल्पना सोरेन जी जिस तरह से स्टार प्रचारक बनकर मैया सम्मान यात्रा की जगह आज पूरे 5 साल के काले काल में, अगर आप महिला अपराधी घटनाओं की बात करें, राकेश जी ने एक बार भी महिला अपराधी घटनाओं की बात नहीं की। जिस तरह से वो जो हेमंत सोरेन जी जमीन घोटाले के आरोप में जेल गए थे, उस समय उनके आंसू बह रहे थे, और उन्हीं के राज्य के और उनके गृह क्षेत्र के ज्यादा से ज्यादा मामले दुमका, बरहेट, बेड़ो, खूंटी, गुमला, हम लोग भाजपा के ये प्रतिनिधि मंडल कई बार हम लोग खुद से गए हैं। वो आज भी उनकी सिसकियां जारी है। कई ऐसे छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों के साथ गैंग रेप हो, तो इन जगहों पर उन पीड़ित परिवारों के घरों में कल्पना सोरेन जी उनके आंसू पोंछने क्यों नहीं जाती हैं? आज मैया योजना की बात करते हैं। ये चूल्हा खर्चा के बात किए थे, जिस समय सत्ता में हेमंत सोरेन आई थी, महीने का 2000 चूल्हा खर्चा की बात करी थी, और चुनाव के ठीक 1 महीना पहले ये मैया सम्मान 1000 रुपया देकर, तो बाकी तो लोगों को गुमराह कर रही है। बाकी 1000 रुपये कटौती करके क्या किसी को भी चूल्हा खर्चा 2000 दिया गया? आगे ये मैं बात करना चाहूंगी कि हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। पूर्व में भाजपा की रघुवर दास की जो सरकार थी, उन्होंने पूरे झारखंड में हमारे मुस्लिम भाइयों को हज हाउस बनाकर जो उपहार देने का काम किया। इससे कहीं भी नहीं दिखता है कि हमारी पार्टी ये हिंदू मुस्लिम करती है। यहाँ तक कि इनके कार्यकाल में जो डेमोग्राफी चेंज हुई है, इन पर ये बात ही नहीं करते हैं। हमारा झारखंड एक ट्राइबल राज्य है, और जिस तरह से आदिवासियों का अस्तित्व आज खतरे में है, उनकी संख्याएं कम है। आज भारतीय जनता पार्टी माटी, बेटी, रोटी की बात कर रही है, तो ये डेमोग्राफी जो हमारी आदिवासी बहनों को गुमराह करके और एक विशेष बांग्लादेशी घुसपैठी आकर हमारी बहन बेटियों को बहला फुसलाकर शादी का प्रलोभन देकर लव जिहाद के जैसे मामले को जिस तरह से लगातार बढ़ा रही है, तो केवल और केवल एक वोट बैंक की राजनीति कर रही है। क्योंकि इन्हें पता है कि बांग्लादेशी घुसपैठी जिस तरह से झारखंड में लगातार घुस रहे हैं और अपनी संख्याओं को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इनका ये वोट बैंक है। इस पर अच्छा, आप सब बता रही हैं, लेकिन मुझे ये नहीं बता रही है कि रांची विधानसभा सीट पे आप लोगों को क्या जानकारी है? रांची विधानसभा पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी एक जनसभा को संबोधित करते हुए अभी हाल फिलहाल ही कहा था कि युवाओं को भी मौका दिया जाएगा। और मैं अभिषेक जी कहना चाहूंगी कि हमारा प्रत्याशी कमल फूल होता है, और बाकी नाम की आधिकारिक घोषणा होती है वो पार्टी तय करेगी। हर हाल में कमल फूल एक हमारा प्रत्याशी होगा।
चलिए सनी साहब, आप हाथ उठा रहे थे, कुछ कहना चाह रहे, जल्दी खत्म कीजिएगा, ज्ञान सिन्हा साहब के पास जाना है देखिए, काफी। अभिषेक जी, भाजपा की प्रवक्ता महोदय बहन मंजू लता जी, मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीजें रट करके आई है, जो सारी चीजों को चैनल में बात को अपनी रख रही है। इन्होंने 2-3 चीजों का सवाल का जवाब नहीं दिया। सबसे पहले तो 25 वर्षों से सीपी सिंह जी रांची में जमे हैं। जिस प्रकार उन्होंने रांची का विकास को रोकने का काम किया, आप देखिएगा रातू रोड में जो फ्लाईओवर बन रहा है, किस प्रकार उसका विरोध करते थे सीपी सिंह जी। काटा टोली में जो फ्लाईओवर बन रहा है, रातू रोड में तो धरना में बैठ जाते थे सीपी सिंह जी कि ये फ्लाईओवर हम बनने नहीं देंगे। तो निश्चित तौर पे रांची की जनता त्रस्त है, रांची की जनता बदलाव चाहती है। आप देखिएगा, इनको इस बार उखाड़ फेंकने का काम करेगी। भाजपा आ रहा हटाओ, हूं बटर जी। रांची बचाओ, यही होगा इस बार। चलिए, रही आ रहा बात हूं बटर जी, एक बार मुख्यमंत्री ज्ञान सिन्हा साहब के का, पास। एक मिनट लूंगा अभिषेक जी। माननीय मुख्यमंत्री का फेस चेहरे का, इनके पास 8-9 मुख्यमंत्री का चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी के पास अगर हिम्मत है तो वो घोषणा करके बताए कि ये हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा है, तब आप देखिएगा कैसे भगदड़ मचेगा इनकी अच्छा, पार्टी। छोड़िए, आप बताइए, हिम्मत कांग्रेस के है तो पास, ये बताए। कांग्रेस के पास हमारा कौन चेहरा है, गठबंधन का मुख्यमंत्री? सरकार है, बताइए। हम लोग हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में नहीं, चुनाव हमने लड़ेंगे। कांग्रेस का पूछ रहा हूं। निश्चित तौर पे मैं तो बता तो रहा हूं सर, आपको। जब दल की बात- गठबंधन दल की पे सरकार, छोड़िए। इंडिया मंजू। गठबंधन की सरकार चलिए, है। ज्ञान जी। जैसे हमारे प्रधानमंत्री अगर बनना होता तो राहुल गांधी जी बनते प्रधानमंत्री, तो माननीय मुख्यमंत्री आए। झारखंड में इनके पास नेता नहीं, अगर प्रधानमंत्री बनते तो राहुल गांधी जी बन जाते। चलिए। झारखंड के पास इनका नेता नहीं है। हमारे नेता तो सर 6 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, पूरे झारखंड ये में अभी कैसे, ये कैसे ये अधिकृत, ये हमारे प्रवक्ता हो गए, ये हमारे प्रवक्ता हो गए, ये 6 अधिकृत सीटों नहीं हुआ है। की घोषणा कर अधिकृत रहे हो जाए। हैं, ये हमारे प्रवक्ता हो गए। बोलिए ज्ञान जी, क्या अभी बोल रहे हैं? इन्होंने जो कहा कि सीपी सिंह जी ने फ्लाईओवर का विरोध किया, तो उस फ्लाईओवर को बनवाने का काम संजय सेठ जी ने और नितिन गडकरी जी ने वहां से किया। तो आखिर किया तो एनडीए की गठबंधन ने ही ना एक तरफ से बनाया ना। अच्छा, मतलब राज्य सरकार को आप लोग क्रेडिट लेने नहीं देते हैं? नहीं, राज्य सरकार एनडीए एनडीए ने बनाया। आज इतने दिन से फंसा हुआ मामला था रातू रोड का जाम का मामला, उसको एनडीए ने सोल्यूशन किया, काम किया। काम की बात कीजिए, आपके यहाँ के काम का लिस्ट लेके आए हैं। 5 लाख नौकरी देंगे। सनी साहब, आपने काफी देर बोला है। सनी साहब, हमने काम करके दिखाया। मान लीजिए कि ये जो एलिवेटेड रोड बना, ये एनडीए गठबंधन ने बनाया। रातू रोड को रातू रोड को जाम से मुक्ति दिलाने का काम एनडीए के गठबंधन ने करके दिखाया, किया, वो हो गया, हो कंप्लीट पर है। हमने वादा करके झूठ वादा खिलाफी नहीं किया। क्या वादा किया था? 5 लाख नौकरी देंगे, नौकरी नहीं देंगे तो बेरोजगारों को भत्ता देंगे। जैसे मेरी सरकार बनेगी, पहले कैबिनेट में अनुबंध आप मेरे को बोलने दीजिए। सनी साहब, आप अपने अनुबंध कर्मियों, आप भी सारी बातें याद दिला दीजिए। जैसे आएंगे अनुबंध कर्मियों को पहली कैबिनेट की बैठक में अनुबंध कर्मियों को कंफर्म करेंगे, नहीं किए। सहायक पुलिस कर्मियों को कंफर्म करेंगे, नहीं किए। पारा महिला राशन भत्ता देंगे, नहीं किए। बालू की नीलामी नहीं कराया, 32 का खतियान नहीं बनाया, कोई काम नहीं किए। कहते हैं हमने बहुत काम किया। एक काम हम लोगों ने अच्छा काम किया, रांची शहर को एक एलिवेटेड रोड देने का काम किया, तो उस पर भी इनको नजर लगा हुआ। ये कर रहे, सीपी सिंह जी विरोध कर रहे थे, सीपी सिंह जी विरोध कर रहे थे। आपको किसने दिया? एनडीए ने दिया, कांग्रेस पार्टी ने नहीं ना दिया आपको, हमने दिया, हमने दिया। आपने कोई काम नहीं किया, किसी तरह का कोई काम नहीं किया। हम क्यों सीपी सिंह जी विरोध करने बैठे थे? सेंट्रल का काम है, सेंट्रल का काम है, सेंट्रल में हमारी सरकार है, हमने बना कर दिया। सेंट्रल में हमारी सरकार है, हमने बना के दिया।
भाजपा के विधायक क्यों धरना दे रहे थे, भाजपा के विधायक क्यों रोकने में लगे हुए थे? आप बताइए ना, बनाया कौन, बनाया कौन? हमारी सरकार ने बनाया, आपकी सरकार ने। अरे वो एनएचआई की NHI का बनाया हुआ, अब इनको पढ़ाना होगा, इनको पढ़ाना होगा। झारखंड सरकार ने कांटा टोली का निर्णय लिया, कांटा टोली इनको पढ़ाना वो भी होगा। कांटा टोली फ्लाईओवर भी वो NHI का है, नितिन गडकरी जी, संजय सेठ जी, माननीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी के प्रयास से नितिन गडकरी जी ने रांची को ये एलिवेटेड रोड दिया, ये एनडीए गठबंधन ने दिया रांची शहर के लिए। कांग्रेस पार्टी ने कभी इसके बारे में नहीं सोचा, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कभी नहीं सोचा, इसके बारे में एनडीए गठबंधन ने सोचा, इस विषय पर चिंता की, और आप जो कांटा टोली बना रहे थे वो आज भी लटका हुआ। सनी साहब उनको बात पूरी कर लेते, फिर आप सवाल पूछ लीजिएगा। ज्ञान जी बात पूरी करें, जल्दी बात पूरी। स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आता है, ये एलिवेटेड रोड एनएचआई के द्वारा बनाया गया है, और हमने जो वादा किया, हमने, हमारे जो नेता ने वादा किया वो हमने पूरा किया। आपने किसी भी तरह का वादा पूरा नहीं किया है। तो सर, अभी आप बोलते हैं पहले, ज्ञान साहब, लेकिन एक तो सवाल है ना कि राज्य सरकार जब बनाना चाहती है तो सीपी सिंह साहब विरोध कर देते हैं, जब एनएचआई का आदेश आ गया कि अब एनएचआई बनाएगी तो सीपी सिंह साहब बैकफुट पे आ गए। तो ये खेल भी तो अच्छा नहीं है ना जिले के लिए। अच्छा, आपने कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा आप लोग पहले क्लियर कीजिए, हमने तो क्लियर कर रखा है, आप क्लियर कीजिए, हमने तो क्लियर कर रखा। अरे आपके पास पिता पुत्र के अलावा कोई है ही नहीं, तो आप कहां से घोषणा कीजिएगा? कांग्रेस पार्टी में हिम्मत है कि एक मुख्यमंत्री का चेहरा घोषणा करके चुनाव लड़ जाए? ये यहां कांग्रेस पार्टी में ये हिम्मत है? हम लोगों को 6 सीट वाली बात बोल रहे हैं कांग्रेस पार्टी की। यहां अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा का पैर पकड़कर नहीं चले तो कांग्रेस पार्टी को अपना मुख्यमंत्री घोषणा कीजिए। तो आप गलत शब्दों का आप घोषणा कीजिए, आप घोषणा कीजिए, आप घोषणा कीजिए। 6 सीट पे लड़ेंगे कि 16 सीट पे, ये आपको पता चल जाएगा। आप पहले ये बताइए, आप अपने कांग्रेस पार्टी अपने यहां से एक मुख्यमंत्री का दावा कीजिए। आप पिता पुत्र के पैर में बंधे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी क्या बात करेगी? पिता पुत्र में से ही कोई बनेगा, तीसरा कोई नहीं बनेगा, और ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो अब पिता पुत्र के बाद क्या है? पिता पुत्र मैं बताता हूँ ना आपको बनेगी। क्या है। फिर आप लोग के यहाँ कोई मुख्यमंत्री नहीं है, 6 सीट और 8 सीट की बात करते हैं। बाबूलाल मरांडी जी झारखंड विकास कौन है नेता, जरा बताइए। आपके यहाँ या तो पिता बने या तो पुत्र बने, अब भौजी बनेगी। आप लोग पीछे पीछे रहिएगा। आप मुख्यमंत्री के पद का दावा करते हैं कि मुख्यमंत्री का घोषणा नहीं किए। अरे आज तो आप लोगों को, अरे सर, आज तो आप लोगों को बहुत समय दिया है सर। मुख्यमंत्री का घोषणा नहीं किए। बाबूलाल जी जेबीएम, चंपा सोरेन जी जेबीएम, सनी मधु कोड़ा जी कांग्रेस निर्दलीय, उसके बाद आपका क्या नाम है इसका, और बीबी, चौथे अर्जुन मुंडा जी जेएमएम। भाजपा के कौन नेता है, कैडर, आप नाम बताइए। झारखंड गठन के बाद तो सर सब झारखंड गठन से पहले ही आ गए थे। सारे लोग पहले से झारखंड विकास मोर्चा झारखंड गठन से पहले बना क्या? अभिषेक जी झारखंड विकास मोर्चा झारखंड गठन से भाजपा की प्रवक्ता नहीं बोल रही है, मैं ही बोल देता हूँ। अर्जुन मुंडा भाजपा के नेता थे, मुख्यमंत्री बनाए गए। बाबूलाल मरांडी भाजपा के नेता थे, मुख्यमंत्री बनाए गए। मंजू लता जी कुछ कहना चाहते? सनी साहब महिला है, उनकी वो इतना जोर से नहीं बोल सकती है, उनको अपनी बात रखने। मैं बोल सकती हूँ जोर से। बोलिए जोर से, बिल्कुल बोलिए। तो फिर वही भेदभाव वाली महिला बात शक्ति करते है। हैं। मैंने इसलिए बोला कि आप लोगों की आवाज सुरीली होती है, महिलाओं की आवाज, और जिस तरीके से हमारे अतिथि कभी कभी उत्साहित हो जाते हैं तो आपकी सुरीली आवाज उनकी आवाज के सामने में कहीं ना कहीं दबेगी, जो मैं नहीं चाहता। बिल्कुल बोले मंजू जी। ये बात कर रहे हैं चंपाई सोरेन जी की, तो राकेश जी से मैं पूछना चाहती हूँ। जिस समय चंपाई सोरेन जी मुख्यमंत्री थे, गलत आ रहा है। मैं पीसीआर को भी बोल रहा हूँ, पीसीआर की टीम गौतम जी, ये राजेश सिन्हा सन्नी है, राजेश सिन्हा सन्नी, राजेश जी। हाँ मंजू जी बात चाहती हूँ। हाँ राजेश जी, ये आप बताएं कि हेमंत सोरेन जी के जेल से निकलते ही क्यों चंपाई सोरेन जी की कुर्सी को छीन लिया गया? यहाँ तो केवल और केवल ये भट्टर जी को बताने दीजिए, जग जाहिर सनी जी क्या बताएंगे उसमें? है, राज्यवासी जानते हैं कि ये बाप बेटा, और अब पूरे झारखंड की भाभी कल्पना सोरेन जो आ गई है, इनके अलावा कोई मुख्यमंत्री का चेहरा हो ही नहीं सकता है। जिस तरह से अभी ज्ञान जी ने कहा
कि ये आप औकात की बात कर रहे हैं और ताकत की बात कर रहे हैं। ये जेएमएम और कांग्रेस के अंदर वो ताकत ही नहीं है कि अपने परिवारवाद को छोड़कर किसी भी एक आम कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री का चेहरा का घोषणा कर दे। मैं बताती हूँ, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में एक आम कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है और आप नेता की बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास नेता कौन है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नेता है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, परिवारवाद की पार्टी नहीं है, परिवारों की पार्टी नहीं है। बटर सिंह साहब, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे सेट कीजिएगा जबकि आपके यहाँ जेएमएम में तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए बहुत जद्दोजहद है। सर, सवाल पूछ दिया है भाजपा की प्रवक्ता ने कि आखिर हेमंत सोरेन के जेल से निकलते चंपाई सोरेन को सीएम के पद से क्यों हटाया गया, क्या कारण था हटाने का? आप अपनी भी बात कर लीजिए। हाँ, जो कारण था तो वो तो चंपाई सोरेन ने पार्टी बीजेपी ज्वाइन करके बता दिया कि क्या कारण रहे होंगे कि उनको हटाया गया। और ये बार बार ये बोल रही है बाप बेटा की पार्टी। तो आज ही मैंने पेपर में पढ़ा कि चंपाई सोरेन जी की सीट तो फाइनल, उनके बेटे के लिए अभी घाटशिला की सीट देखी जा रही है। तो वहां बाप बेटा इनको नहीं दिख रहा है, तो बीजेपी में जा गए तो सब सारे पाप तो धुल ही जाते हैं। और एक अभिषेक, मैं इम्पोर्टेंट नोट पे एक ऑब्जेक्शन लेना चाहता हूं, क्योंकि एक बाबूलाल मरांडी जी के आपके चैनल पे एक इंटरव्यू दिखाया गया जिसमें उन्होंने बहुत अपमानजनक शब्द यूज किए एक सिटिंग सीएम के लिए। और ऐसे ही शब्द जब राहुल गांधी जी ने यूज किए थे कि सारे मोदी चोर हैं, तो उनकी सदस्यता चली गई थी, उनको 2 साल जेल की सजा हुई थी। तो मुझे लगता है कि बाबूलाल मरांडी जी को भी माफी मांगनी चाहिए इस चीज के लिए और ऐसे शब्द नहीं यूज करने चाहिए। नहीं तो फिर तो ओपन फील्ड है, जो जैसे शब्द यूज करना चाहता है तब ऑब्जेक्शन बीजेपी को भी नहीं होना चाहिए कि अगर उनके नेताओं के बारे में ऐसे शब्द यूज किए जाए। सर जब आपने कह दिया तो यह भी बता दीजिए कि आरएसएस क्या एक राजनीतिक दल है? आरएसएस को चूहा क्यों कहा गया? नेता एक दूसरे को बोलते हैं, राजनीतिक दल एक दूसरे को बोलते हैं, वो समझ में आता है। आरएसएस एक अलग इकाई है, फिर आरएसएस को चूहा कहने का क्या मतलब है? और ये कहना कि हड़िया लेकर आएंगे, शराब लेकर आएंगे, पैसा लेकर आएंगे, इसको गांव में घुसने नहीं देना है। अगर राज्य के सीएम ये कह दें कि गांव में घुसने, आप समझिए कि क्या अराजकता की स्थिति हो जाएगी कि अगर कल वहां कोई पीटा गया, कल किसी तरीके से गांव वाले खदेड़ दे, किसी की जान चली जाए, साहब कितना बड़ा मामला बन जाएगा। बटर साहब, क्या ये बात मंच से कहने वाली है? शेख जी, इतनी संवेदनाएं जिनको जो गौ तस्करों के नाम पे जितने लोगों की हत्या की गई, इतनी संवेदना आप उनके लिए भी दिखा देते कि प्रधानमंत्री जब द्वेष फैला के मुस्लिमों के अगेंस्ट ऐसा कुछ करवा रहे हैं, तब तो कोई किसी ने संवेदना व्यक्त नहीं की कि भाई आरोप का जवाब आरोप नहीं हो सकता कभी भी। अगर आप जब गौ तस्करों की बात आई होगी, आपने अगर मुझे सुना होगा बटर साहब कभी भी, तो मैंने हमेशा बोला है और आज भी मैं उस भाषण की बात आपने किसी लिए मैंने भाषण की बात कही। जी बोले। मैं यही बोल रहा हूं ना कि आज के दिन में जो गिरती हुई स्टैंडर्ड्स है, बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। और मतलब कहीं से शुरुआत होनी चाहिए, हमारे से भी शुरुआत होनी चाहिए, दोनों तरफ से। मैं दोनों तरफ से बोलता हूँ, गलत है, बिल्कुल शब्द नहीं यूज। और तुरंत आ रहा हूं बटर साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया है। एक ब्रेक के बाद तुरंत आ रहा हूं, आप ही के पास आऊंगा, आप ही से शुरू करूंगा। देखिए, राजनीति के गिरते स्तर को तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे बयानों का बाजार गर्म होता जा रहा है। लेकिन बयानों के गर्म बाजार में ऐसे ऐसे जुमले, ऐसी ऐसी बातें बोली जा रही हैं, कई चीजों को तो हम लोग टीवी पर दिखा नहीं सकते साहब। टीवी से हमको एडिट करना पड़ता है, हम अपने दर्शकों के पास नहीं ले जाना चाहते। ऐसी ऐसी बातें आती हैं सामने, बहुत एडिट करके हम लोग दिखाते हैं। लेकिन कुछ स्याह सच भी होते हैं जिनको दर्शकों तक ले जाना भी जरूरी है, इसीलिए स्क्रीन पर लेकर आते हैं कि आप देखिए, आप पहचानिए। कल यही व्यक्ति आपसे वोट मांगने के लिए आए। तो करते अतिथियों का बटर सिंह साहब के पास चलते हैं। बटर सिंह साहब, एक बात तो एक आरोप लग रहा है कि भाई मैया सम्मान योजना सरकार ने शुरू की है, निश्चित तौर पर सम्मानजनक योजना है, हर कोई इसका समर्थन करता है। इसके समय को लेकर सवाल होता है कि 2 महीने पहले शुरू करके आप 1,000 रुपए दे रहे हैं, जबकि आपने चूल्हा खर्च के नाम पर 2,000 की घोषणा अपने घोषणा पत्र में कर रखी थी। हिमंता बिस्वा शर्मा साहब ने तो यहां तक कह दिया, जब कल्पना सोरेन जी का बयान आया कि अगर जेल नहीं गए होते हेमंत सोरेन तो ये 7वीं किस्त जा रही होती, तो उन्होंने कह दिया कि 7वीं क्यों, आपको तो 60वीं किस्त देनी चाहिए, 5 साल का पैसा एक बार में दे देना चाहिए। बटर साहब देखिए,
ऐसा नहीं है कि मतलब हम तो यही समझते हैं कि जब कोई अच्छी पॉलिसी डिसाइड की जाती है, जब दिमाग में आता है, हम भी चारों तरफ से देखते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो मतलब टाइम पे क्वेश्चन उठाना, तो आज तो एक मैं महाराष्ट्र के विधायक का, बीजेपी के विधायक का सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि हम लाडली, उन्होंने तो एक्सेप्ट ही कर लिया वहां पर कि लाडली योजना हम तो इसलिए दे रहे हैं कि जब हम आपने वोट मांगने जाएं आपके पास, आपके घर में, तो आपको पता हो कि हाँ 1,500 इसने दिया है, इसको वोट देना है। हम वो तो नहीं बोल रहे हैं। तो ये पॉइंट पे बात उठाना, और जिस तरह से हेमंता बिस्वा शर्मा झारखंड की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुए हैं, मुझे लगता है कि कहीं वही सीएम मत बन जाए एनडीए के झारखंड की ओर से। कोई नहीं हो, मोदी जी के राज्य में हो सकता है कि एक ही दो राज्यों का सीएम होगा, ये भी कोई नया कीर्तिमान वो स्थापित कर लें, क्योंकि नॉन बायोलॉजिकल तो है ही है। मैं अलामा इकबाल का एक शेर पढ़ना चाहता हूं कि सितारों के आगे जहां और भी हैं अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो हमारे लिए बहुत इम्तिहान है, बट तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे आगे आसमां और भी हैं। तो हम जितनी भी चुनौतियां हमारे रास्ते में आ रही हैं, हम सबका डट के मुकाबला कर रहे हैं, और मतलब हम अपनी बेस्ट टीम को लेके आगे लेके जाएंगे। और इलेक्शंस में पब्लिक के बीच में जनता का वोट लेना है, ना हमें बीजेपी के नेताओं का वोट लेना है, ना आजसू के नेताओं का वोट लेना है। और जनता अगर सोचती है, अगर जनता के दिल में हमारे लिए प्यार है, तो हमें वापस जिता के भेजेगी। अगर जनता सोचती है कि हमने उनको ठगा है, तो हमको ऑपोजिशन में बैठाएगी। तो इट इज वेरी सिंपल। इसमें इतनी ज्यादा एक दूसरे पे दोषारोपण और एक स्टैंडर्ड जो उसका होना चाहिए वो आपने नहीं तो है। ऐसी बात कर दी, आप कवियों के जैसा जैसा आज बात कर रहे हैं सर। ये एक राजनेता की जुबान नहीं है, क्योंकि राजनीति इस देश की, भारत की राजनीति ही आरोप प्रत्यारोप पर चलती है। और ये बात भी सही है, क्योंकि लोकतंत्र में असहमति ही आधार है लोकतंत्र का। तो जिस दिन यह सहमति खत्म हो जाएगी, उस दिन तो लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा कि भैया जनता जिसको चुन लेगी उसको जाना है। सनी साहब कुछ कहना चाहते हैं आप? देखिए अभिषेक जी, भाजपा ने पिछली बार एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया, नारा दिया अब की बार 65 पार, वो 25 में आके रुक गया। आपने देखा हरियाणा में 70 पार, 42 में आए। दिल्ली में 65-70 पार, 8 में आए। मैं तो समझ रहा हूं कि इस बार कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और अब की बार कितना पार का नारा लगाएंगे, डबल डिजिट आएंगे कि नहीं, मुझे भरोसा नहीं है। मंजुलता जी, मेरा डबल अपना डिजिट मानना आएगा कि नहीं आएगा, निश्चित सवाल तौर पूछ दिया पे है कांग्रेस के सहयोगी ने। हालांकि उन्होंने 3 राज्यों की बात बताई, छत्तीसगढ़ राजस्थान पर नहीं कुछ कहा उन्होंने, मध्य प्रदेश पर। जी, ये बौखला गए हैं गठबंधन जेएमएम और गठबंधन वाली सरकार। मौजूदा जो हालात है और अभी फिलहाल परिवर्तन यात्रा को देखकर बौखला गए हैं। जिस तरह से ये बातें कर रहे हैं कि डबल डिजिट और पूर्ण बहुमत की सरकार, एनडीए की सरकार बनेगी झारखंड में। और ये सरकार टोटली महिला विरोधी सरकार है, क्योंकि महिला विरोधी सरकार इसलिए भी है कि 5 वर्षों में ये सरकार कभी भी सुरक्षा की बात नहीं की महिलाओं की। सरकार सत्ता में आते ही 1 रुपये की जो रजिस्ट्री रघुवर दास जी ने महिलाओं को सम्मान देने के लिए 50 लाख तक की संपत्ति मात्र 1 रुपये में रजिस्ट्री जो मालिकाना हक देने का काम किया था, आते के साथ उसे बंद करने का काम किया। और लगातार आप देख रहे हैं कि जिस तरह से राज्य में पेट्रोल छिड़क कर जलाने का काम किया जा रहा है अपराधियों के द्वारा, यहाँ तक कि चेहरे पे एसिड छिड़क कर जिस तरह से, तो लगातार महिलाओं को प्रताड़ित करने के साथ साथ जितने भी अपराधी, यहाँ मुझे याद है कि रांची में महिला हत्याएं नहीं होती, लेकिन इनके कार्यकाल में महिला की भी हत्या हुई। तो जिस तरह से लगातार ये सारी चीजें अपराध दिख रही हैं, ये साफ और स्पष्ट रूप से दिखता है कि ये महिला विरोधी सरकार है। महिला विरोधी सरकार इसलिए भी है कि इनके सरकार में केवल एक ही महिला दिखती है, कल्पना सोरेन जी। बाकी राज्य की जितने भी बहन बेटी और माताएं हैं, उनका न सम्मान और सुरक्षा का बात करना है। चलिए देखिए, ऐसा नहीं है कि इनके सरकार में केवल एक ही महिला दिखती है। दीपिका पांडे जी भी हैं, सशक्त हैं, अभी मंत्री भी हैं वो, और भी कई महिलाएं हैं जो दोनों पार्टियों में, आप दोनों तरफ से आप लोग काम करते हैं, सारे कार्यकर्ता भी काम करते हैं। ज्ञानधीना साहब, गठबंधन की लड़ाई मजबूती से लड़ने की आप लोगों ने घोषणा कर दी है। सीट शेयरिंग पर अगर बात करें तो उनसे रांची विधानसभा है, तो आपसे भी पूछना बनता है कि सर चंदन क्यारी का क्या करेंगे? चंदन क्यारी लड़ेंगे या बीजेपी के लिए छोड़ेंगे?
चंदन क्यारी तो हम लोग लड़ेंगे ही, हमने तो कहा हम 81 विधानसभा पर लड़ेंगे, इसलिए लड़ेंगे ही जी। है ना। और रहा बात की अभी जो बटर सिंह साहब जो कह रहे थे कि जो ये महिला सम्मान योजना 2 महीना पहले आए, विचार करने में 5 साल लग गया, तो इनका तो घोषणा पत्र में ही था राशन खर्चा देने का 2000 रुपया महिलाओं को देने का 2000 का इनका तो घोषणा पत्र में ही था। तो 5 साल क्या घोषणा पत्र को पढ़ने में लग गया? 5 साल घोषणा पत्र को पढ़ने में याद करने में लग गया? ये तो पहले से प्री प्लान था। तो 5 साल तक क्यों नहीं किया, अभी क्यों किया? प्रश्न सवाल ये उठता है। ये लोग कहते हैं कोरोना काल था, कोरोना काल में हम लोगों को मौका नहीं मिला। कोरोना काल का बहाना करने का मतलब है कि कोरोना काल आप लोग ने, हम लोग सभी लोगों ने झेला, पूरी दुनिया ने झेला। 1 से 1.5 साल, 1 साल लगा होगा, 1 साल पूरा होते होते सारा मामला क्लियर हो पूरा विश्व उसकी चपेट। फर्स्ट फेज से सेकेंड फेज का पूरा होते होते, और उसके बाद जो टीका मोदी जी ने लाया, उसके बाद सारा चीज ठीक हो गया। तो 1 साल इनको काम करने का मौका नहीं मिला। 1 साल जो कोरोना काल था, आपको मैं ये बता देना चाहता हूं कि जिस समय कोरोना काल था उस समय ट्रांसफर पोस्टिंग एकदम लगातार, उस समय आप लोग के चैनल पर भी मैं देखा हूं, लगातार ट्रांसफर पोस्टिंग होते रहा। उसके लिए कोरोना काल का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसमें था लेन देन का मामला, उसमें लेन देन का मामला था कि भाई अभी कोरोना काल है तो कहां से आएगा, तो इसको इधर कर दो, उसको उधर कर दो, वो काम करने में कोई दिक्कत नहीं। फिर बोलते हैं हमें जेल भेज दिया गया, तो ठीक है, मान लिए 7 महीने के लिए आपको जेल भी भेज दिया गया, तो 12 महीना इधर और 7 महीना इधर, 19 महीना। फिर 60 महीने में 20 महीना मैं घटा देता हूं, 40 महीना क्या कर रहे थे आप? 2 महीना पहले आप उत्पाद सिपाही की बहाली करने की योजना बनाते हैं, अफरा तफरी में बहाली करवाते हैं। आपकी बहाली में त्रुटियों के कारण अब आप बोलते हैं कि पहले की बनी हुई थी। अगर पहले की बनी हुई थी तो आप 5 साल पहले करते, तो आप उसकी त्रुटियों को दूर करते, आपको दूर करने का मौका मिलता। लेकिन अब तो सरकार को यह बताना है कि इन्होंने रोजगार के लिए तो कभी कुछ किया नहीं, युवाओं के लिए कुछ नहीं किया है। हम उत्पाद सिपाही की बहाली करवा देते हैं, 600-650 जो संख्या 662 है शायद, जो संख्या है, अगर 662 लोगों को मैं नौकरियां दे दूंगा तो मैं जनता के बीच में जाके कहूंगा कि हमने देखो नौकरियां दी। और उस जल्दीबाजी में 2 महीने का, चूंकि अब तो जाने का समय आ गया है, कुछ ऐसा करे कि बच जाए। तो बचने के लिए ये उत्पाद सिपाही के जो युवाओं को इतनी त्रुटियों के बावजूद दौड़ाकर और मृत्यु के मतलब काल के गाल में समा गए जो बच्चे, जो युवा, उन परिवारों के बारे में इन्होंने नहीं सोचा। एक दिन के ये में मृत्यु हुई थी, उस समय रोक देते कि चलो अब आगे करेंगे। लेकिन इनको अपनी सरकार की इतनी चिंता है कि कैसे इस बार आप बचे, कैसे बचे, अपने आप को कैसे बचाएं। इन्होंने लगातार युवाओं को दौड़ाते रहा ताकि हम उत्पाद बहाली से युवाओं के बीच में हमने नौकरी दिया। सरकार प्रयास करिए, यह दिखाने के लिए 12 युवाओं को काल के गाल में समा दिया, 12 परिवार को बर्बाद कर दिया। 18 युवाओं, झारखंड के 18 युवाओं को, जो झारखंड के भविष्य थे, उनके जीवन से खेलने का काम की ये सरकार। ये विदाई के समय में बेचैनी में ये लोग ये सम्मान योजना कर देते, ये कर देते हैं। 5 साल कुछ नहीं किया। ये सवाल तो उठ रहे हैं कि ये विदाई की बेला में बेचैनी क्यों है, कि मैया सम्मान योजना, कृषि ऋण माफी हो रही है, तमाम तरीके की अभी और भी कुछ योजनाएं आ सकती हैं, जबकि नियुक्ति पत्र देने का मामला आ रहा है। उत्पाद सिपाही बहाली में अभी तक मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए, 1 महीने हो गए हैं मामले को, और दौड़ है कि थमने का नाम नहीं ले रही साहब, मृत्यु है कि रुकने का नाम नहीं ले रही, कई लोग बीमार भी हैं अभी। आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों? क्या वैसे भी आचार संहिता लगने के पहले अब 15-20 दिन बचे हैं, संभव है नियुक्ति पत्र बांटा जा पाना? देखिए अभिषेक, सरकार अपने आखिरी दिन तक, हमारी सरकार हो या किसी और पार्टी की सरकार हो, निश्चित तौर पे हर नेता चाहता है कि जब तक हम कुर्सी पे हैं तब तक हम किसी तरह से जितना भी लोगों को योगदान दे सके, जितना भी लोगों का विकास कर सके, भला कर सके, वो अपना अंतिम सांस तक प्रयास करता है। झारखंड सरकार जब से हेमंत सोरेन जी जेल से बाहर आए, 7 महीने जेल में रहे, आपने देखा, और आजसू के बहुत ही काबिल प्रवक्ता है, वो कह रहे थे कोरोना काल में 1 साल होगा,
2 साल तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भाषणों में बोलते आए कि 2 साल हम लोग परेशान रहे, 2 साल हम लोग परेशान रहे, और झारखंड जब आता है तो ये 1 साल हो जाता है इनके लिए। 2 साल कोरोना काल में पूरा देश, पूरा धरती, पूरा विश्व ने देखा किस प्रकार झेलने का काम किया, किस प्रकार परेशानियां आई। पहले दिन से, जब से हमारी सरकार आई अभिषेक जी, तब से इन लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हुआ। चूंकि कुछ कुछ चीजें तो मैं भी जानता हूं, रघुवर जी के बेटे कहां कहां संलिप्त थे और किस प्रकार दिल्ली भेजा जाता था, कहां व्यापार होता था और किस तरह से दिल्ली भेजा जाता था। 5 वर्ष जो इन लोगों ने तांडव किया, राज में हाथियां उड़ाने का काम किया, 6,000 रुपए में नौकरी में, 8,000 रुपए सैलरी में बेंगलोर भेजने का काम किया। आपने भी देखा, ये हैदराबाद भेजने का काम किया, मोमेंटम झारखंड का नाम दिया। जिस प्रकार राज्य की जनता और नौजवानों को इन लोगों ने दिग्भ्रमित करने का काम किया, ये दिग्भ्रमित करना हमारा काम नहीं है अभिषेक जी। हम लोगों का काम है कि जितनी भी बहालियां बची हुई है वो बहालियों को हम लोग कराने का कोशिश करें, चाहे किसी की मृत्यु हो जाए। निश्चित तौर पे जो 18 जाने गई, जो आंकड़े आप दे रहे हैं अभिषेक जी, हमारी संवेदना है, हम उनकी आत्मा की शांति का भी प्रार्थना करते हैं। निश्चित तौर पे ये कोई नहीं जानता है कि कब क्या हो जाएगा। आप जानते हैं, परीक्षा देते हुए भी जब कुछ लोग ऐसे होते हैं, या मान लो जो अस्वस्थ लोग होते हैं, वो कभी कभी हार्ट अटैक हो जाता है, कभी कुछ भी हो जाता है, बीमारियां या मौत कभी भी बता के नहीं आती। ये हार्ट अटैक जैसी वाली बात नहीं थी। एक दिन, एक दौड़ में जब मृत्यु हो गई तो दूसरे दिन बंद कर देना था। ये हार्ट अटैक वाली बात नहीं है। आप बरगलाने की कोशिश नहीं कीजिए, आप बरगला के नहीं। जब एक बार दौड़ाए और उसमें मृत्यु हो गई तो आपको तुरंत रोकने का बात था, आपको रोकना था। बच्चे जब युवा जब मृत्यु हुआ, एक दिन मौत हुई, 2 दिन मौत हुई, आपने रोका क्यों नहीं? आपने रोका क्यों नहीं? इसे हार्ट अटैक से आप जोड़ दीजिएगा, आप हार्ट अटैक से जोड़ दीजिएगा। गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। ये हार्ट अटैक वाला मामला नहीं था, ये मामला था कि आपने दौड़ाने का काम किया। एक दिन मृत्यु हुआ, उसके बाद भी आपने दौड़ाया, उसके बाद भी आपने दौड़ाया। सुनिए, दौड़ने वाले लोग अभी मृत्यु हो कि कोई कुछ हो, ये हार्ट अटैक वाला मामला नहीं था। एक दिन दौड़ा, मृत्यु हो गया, दूसरा दिन बंद करवा देते। पहले हम इसका सब ठीक करेंगे, उसके बाद करेंगे। आपने दौड़ा, फिर दौड़ाते रहे और उसे हार्ट अटैक का नाम देते रहे। वो प्राकृतिक मौतें नहीं थी, वो प्राकृतिक मौतें नहीं थी, वो सरकार द्वारा, इस हत्यारी सरकार द्वारा मारे गए बच्चे हैं। वो ये हत्यारी सरकार है, ये निकम्मी सरकार है और इसके जाने का समय आ गया। एक मिनट ज्ञान जी, सनी साहब, आ रहा हूं बड़े जी। नहीं, सनी साहब को रोजगार मिले, जेएसएससी सीजीएल सरकार रोजगार देने का 18 बच्चे जो मरे, 2 मिनट आप वो क्या प्राकृतिक मौत मरे? हार्ट अटैक? अच्छा करने का ये बातों को घुमा रहे हैं। विपक्ष हमेशा 18 बच्चे जो मरे, क्या वो प्राकृतिक मौत थी? ज्ञान जी, सनी साहब, सनी साहब, ज्ञान जी, 2 मिनट जिनके पास ना तो मंजू बाबूलाल जी के पास मुद्दा है। चलिए, नहीं, नहीं सनी साहब, जीएसएससी सीजीएल, तो सबसे लंबा जीएसएससी सीजीएल की परीक्षा, जीएसएससी सीजीएल की परीक्षा अगर आप दिल्ली बनाए, सुदेश जी ने दिल्ली को दिल्ली बनाया, ये पूरे देश को मालूम है, दिल्ली को दिलाया। हार जीत चुनाव की अलग बात है, हार जीत तो फिर हरा भी तो दिए, हार और जीत अलग बात है, कुछ नहीं हारेंगे। युवाओं की बात है, मैं ये क्लियर कर दूं आपको, दिल्ली को दिल्ली हमने बनाया, सुदेश महतो जी ने बनाया, ये सारा पूरा देश जानता है। बिल्कुल। चलिए, जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को लेकर जो बात है, उसमें कहीं ना कहीं अगर आरोप लगे हैं, आरोपों का आधार है, आधार सबूत सौंप दिए गए, कोई सबूत को छिपाया नहीं गया, लेकिन सबूतों की जांच के लिए जो जांच कमेटी बनाई गई, जिस पर आरोप है जेएसएससी के अधिकारियों पर, उन्हीं लोगों ने कमेटी फॉर्म कर दी। जब पहले के पत्र में, जब पहले की परीक्षा में एसआईटी गठित है जो कि मामले की जांच कर रही है, दर्जन भर से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं, मुख्य आरोपी अभी भी गायब है। मतलब गायब क्या, आंखों के सामने है ही नहीं कि किसने किया था, वो अभी तक सामने नहीं आया, एसआईटी भी नहीं सामने ला पाई। उसी एसआईटी को जांच दे देना था सर।
जिसपे आरोप है जेएसएससी का, आपने जेएसएससी के ही 3 पदाधिकारियों को सरकार ने सौंप दिया। लिपापोती करना है। ये क्या है बटर सिंह साहब? इन्हें पता है कि इनकी पोल खुल जाएगी। बटर सिंह साहब, आप हाथ भी उठा रहे थे, ये भी बता दीजिए कि युवाओं से जुड़ा मामला है, आखिर इतनी बड़ी लापरवाही आप लोगों ने, मैं फिर दोहरा रहा हूं कहावत, बिल्ली को दूध के रखवाली का जिम्मा दे दिया आप लोगों ने। जिस जेएसएससी पर चार्ज है, जिस जेएसएससी पर गंभीर आरोप छात्र लगा रहे हैं, वही जेएसएससी 3 सदस्यीय कमेटी बनाकर जांच कर रही है। देखिए, अब ये जीएससीसी की जो कमेटी बनी है उसको इनिशियल एक बार जांच कर लेने दीजिए। अगर नहीं सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आएगी, एसआईटी तो कर ही रही है इस पैरेलली जांच। इसमें देखिए इतना सेंसिटिव मामला है कि जो युवाओं का जो मामला है, रोजगार देने का मामला है, ये हमारी कोशिशें जारी हैं। हम एग्जाम कराना चाह रहे हैं, हम एग्जाम करा भी रहे हैं। जहां तक जिस दिन तक एग्जाम हुआ, आपके मीडिया चैनल्स के रिपोर्टर सब तरफ थे, सब ने कहा कि हुआ। अचानक ये कोचिंग सेंटरों का भूत निकला। क्या किसको क्या मीडिया में बाइट देनी चाहिए वो बता रहे हैं, जब बाबूलाल मरांडी जी को, जिसका बाइट मैंने सब वीडियोस में देख रहे हैं कि सर आप ऐसे नहीं, आप ऐसे बोलिए। तो इसके पीछे की क्या एक प्रिलिमिनरी जांच हो लेने दीजिए। अगर लगता है कि बहुत बड़ा अगर इसमें है तो सरकार अवश्य आगे जांच कराएगी। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आज एक और वीर भगत सिंह की आज शहीदी दिवस है, तो मैं पूरे देश के सामने हमको उस ऐसे वीर को याद करके, मैं यहाँ पर एक फंक्शन में भी गया था, याद किया उनको। तो फर्क देखिए, ये एनडीए वालों की आइडियोलॉजी माफी वीरों की है, हमारी है जो हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम के फांसी पे लटकता है। तो पब्लिक देख रही है बॉस। पब्लिक, आपने कहा कि डिसेंट, तो लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में डिसेंट इज द बिगेस्ट जो वेपन है। बट आपने देखा कि डिसेंट को किस तरह से मोदी के सरकार के 10 सालों ने कुचला है, कैसे लोगों को जेल में अर्बन नक्सल बोल के भेज दिया गया, क्या क्या बोल के भेज दिया गया, क्योंकि खाली उन्होंने इतनी हिमाकत कर ली कि कहा कि मोदी जी आप गलत हैं। तो डिसेंट है, बट इतना भी आप अथॉरिटेरियन मत बन जाइए कि डिसेंट को खत्म कर दे। मैंने कहीं नहीं कहा कि डिसेंट नहीं होना चाहिए, मैंने कहा डिसेंट होना चाहिए, बट वो एक जिसको कहते हैं पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में डिसेंट होना चाहिए, अनपार्लियामेंट्री नहीं होना चाहिए, और एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए। मेरा कहना इतना था। कहीं से किसी को शुरुआत करनी चाहिए। मैं तो कहता हूं हम लोग शुरुआत करें। हो सकता है कि बड़े नेता भी शायद हम लोग से स्टूडियो में सीख लें कि ऐसे डिसेंट भी हो सकता है, प्यार से भी डिसेंट हो सकता है। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि एक चलिए, मेरी शुभकामनाएं हैं सर आपको, मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन मुझे जो नजर आ रहा है, जो मेरे अनुभव कह रहे हैं, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाएगा तवा और गर्म होता जाएगा। मंजू जी, सीट शेयरिंग को लेकर तमाम चर्चे हो गए। आज शिवराज सिंह चौहान साहब ने बड़ा बयान दे दिया, 2,87,000 नियुक्तियों पर कह दिया कि पहली कैबिनेट में ही फैसला कर देंगे, सारी नियुक्तियों पर रास्ते खोल दिए जाएंगे बहाली के। ये तो बड़ी सूचना है युवाओं के लिए। जी, हमारी बोले मंजू जी। आदरणीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार महिलाओं और युवाओं के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, जहां तक नियुक्तियां की बात है, लगातार 2014 में जब प्रधानमंत्री जी सत्ता संभाले थे तो उन्होंने स्किल इंडिया, युवाओं को प्रशिक्षित करके उन्हें स्वरोजगार से जोड़ना। और आज क्योंकि देश के 65% युवा हैं और हमारी सरकार युवाओं की चिंता करती है, और उसी चिंता के तहत ये जो नियुक्तियों की घोषणा की गई है, वक्त कम है, जल्दी निश्चित थोड़े रूप से ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये नियुक्तियां सफल होगी और नियुक्तियां की जाएगी। ये घोषणाएं आधिकारिक रूप से हुई है, तो मुझे लगता है कि इनके नेतृत्व में आज देश के युवा अपने स्किल्ड को भी डेवलप कर रहे हैं, और लगातार युवाओं का जो ये विकास को लेकर बढ़ोतरी है, उनका जो एक स्टार्टअप इंडिया आया हुआ था, स्टार्टअप के जरिए भी मंजू जी, वक्त कम है, आप ज्यादा समय ले। आप स्टार्टअप इंडिया के जरिए भी हमारे देश के युवा आगे बढ़े हैं और लगातार बढ़ ही रहे हैं। चलिए बटर सिंह साहब, देश के युवा आगे बढ़ रहे हैं और देश के युवाओं को बीजेपी बढ़ाएगी। 2,87,000 जो रिक्तियां हैं उनमें नियुक्ति की जाएगी। आप लोगों ने 5 साल में नहीं किया। आखिरी जनता के लिए मैसेज भी दे दीजिए, आखिरी मिनट है सर। अभिषेक जी, ये हिपोक्रेसी है। वो सेंट्रल मिनिस्टर है, सेंट्रल में 9.4 लाख रिक्तियां हैं सेंट्रल पोस्ट की, और आज तक 10 सालों में कोई, मैं भी इंतजार कर रहा हूं कि कब कैबिनेट होगी।
झारखंड में पहली कैबिनेट में कर देंगे, बट 9,40,000 जो रिक्तियां सेंटर में, वो कब कैबिनेट होगी वो भी बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ लीजिए। पहले चलिए। वहां कर दे फिर यहाँ पर आए, चलिए। तो जनता चलिए। क्या विश्वास करेगी? कैब वहां दिल्ली में नहीं हो पा रहा है, चलिए। पर झारखंड में हम ज्ञान सिन्हा साहब, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बनेगी या मैया सम्मान योजना का मैया कल्याण बड़ा मुद्दा बनेगा? 77 लाख से ज्यादा बेरोजगार, माफ कीजिएगा, युवा मतदाता हैं। देखिए, बेरोजगारी मुद्दा बनेगा और मुद्दा बेरोजगारी ही बनना चाहिए। लगातार युवाओं के साथ जो अन्याय हुआ, पूरे क्रम में 32 का खतियान लागू नहीं किया गया, भत्ता नहीं दिया गया, किसी तरह का रोजगार नहीं दिया गया, युवा आज सड़क पर आंदोलन के लिए उतारू रहे, विधानसभा तक युवा पहुंचे। मुद्दा बेरोजगारी ही रहेगा। और मैं आपको यह बता देता हूं कि जब जब युवा बोला है तब सिंहासन डोला है। इस बार युवा तब सिंहासन डोला है। सनी साहब, क्या लग रहा है बेरोजगारी की चुनौती को कैसे निपटेंगे अभिषेक, गठबंधन? बेरोजगारी की चुनौती सबसे बड़ी केंद्र सरकार के खिलाफ नौजवानों में है, और केंद्र में सत्ता भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की है, और नौजवान जानते हैं कि 10 लाख रिक्तियां अभी भी झारखंड के बारे में बताइए। केंद्र सरकार में इन लोगों ने वहां तो भरने का काम नहीं किया, तो झारखंड में क्या भरेंगे? केवल दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार दोबारा बनेगी, हमारी सरकार आप देखिएगा, हम मिलकर लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन मिलकर लड़ेगी। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार संविधान के लिए लड़ाई लड़ी पूरे देश में, उसी प्रकार झारखंड में आप देखिए हमारी सरकार ने काम करने का कोशिश किया। आगे भी हमारी सरकार बनेगी, और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव कमलेश महतो जी के नेतृत्व में, मीर साहब के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी। आप देखिए, दावे हैं, सारे दलों के अपने अपने दावे हैं, और इन दावों के बीच में जो हकीकत है वो जनता की उंगली पर है। जनता को निर्णय लेना है कि क्या होगा, क्या होना चाहिए। भगत सिंह साहब की आज जयंती है। भगत सिंह साहब ने लिखा है, लिख कर चले गए हैं कि कुछ इस कदर वाकिफ है मेरे कलम मेरे जज्बातों से, मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो इनकलाब लिखा जाता है। हर वक्त हर समय एक युवा ही इनकलाब कर सकता है, और इस बार युवा किसके पक्ष में होगा ये देखना दिलचस्प होगा। धन्यवाद देते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ भाजपा से मंजुलता जी थी, मंजू जी बहुत धन्यवाद आपका। कांग्रेस से हमारे साथ राजेश सिन्हा सनी साहब थे, सनी जी बहुत धन्यवाद आपका। और आजसू से ज्ञान सिन्हा साहब हमारे साथ थे, ज्ञान जी बहुत धन्यवाद आपका। आप तीनों अतिथियों का बहुत धन्यवाद। मेरे दर्शकों का सबसे ज्यादा धन्यवाद। बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ, खबरें चलती रहेंगी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।